पूरे देश और दुनिया की निगाहें आज टीवी पर टिकी रहेंगी। शाम 5 बजे से लेकर लगभग 6:15 बजे के बीच जब लाइव आ रहा होगा और चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा होगा। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार मेरे सहयोगी पल्लव बागला। हमारे साथ हैं मून मिशन को कंसीव करने वाले, शुरू में जिन्होंने इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जो जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर रवि मार्ग सहायम जो ग्लोबल स्पेस एम्बेसडर हैं जॉन एफ कैनेडी सेंटर नासा के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर भंडारी, आपसे सवाल, जिस मकसद से चंद्रयान इस पूरे मिशन को तैयार किया गया, क्या ये मिशन बिल्कुल उसी दिशा में ठीक बढ़ रहा है? और आपने जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए, क्या उनको मीट कर पाने में अभी तक कितनी कामयाबी मिली है, और ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है चंद्रयान 3? देखिए, इस मिशन के दो मकसद हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। तो रियल एक्साइटमेंट तो जब होगा जब प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और लैंडर और रोवर नया साइंस खोजेंगे वहां। वो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। पर इसके बीच में ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, ये अब तक इतना प्रिसाइज चल रहा है कि मुझे भी बड़ा अचंभा हो रहा है कि सब चीज बिल्कुल जैसे हमने प्लान की थी उससे भी बेहतर चल रही है। अब तक तो सब ठीक है, पर अभी जो है ये 10 स्टेप करीब हैं जिसमें कई अड़चनें आ सकती है। तो थ्योरेटिकली तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इसकी डिजाइन है और इसका सॉफ्टवेयर है, इसका स्ट्रेंथ वगैरह है, ये सब हमने अच्छे तरह से डिजाइन किया हुआ है और ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये ठीक से नहीं उतरेगा। परंतु एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक कई चीजें मुश्किल में आ सकती हैं। एक तो हमको ये समझना चाहिए कि चंद्रमा का जो जियो पोटेंशियल है, जो एक बार ऑर्बिट में हम डालते हैं, वो ऑर्बिट हर टाइम बदलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा का जियो पोटेंशियल वेरिएबल है। तो वो हमको लास्ट मोमेंट में तय करना पड़ेगा कि हम किस वक्त इसको रिलीज करें तो ये सही जगह पर जाके उतरेगा। और फिर इसके कई स्टेप्स हैं। इसका ओरिएंटेशन, एटीट्यूड बदलना है, इसके डीबूस्ट करना है, फिर स्लोली डिसेंट करना है। तो ये सब कोई भी चीज में कई अड़चनें आ सकती है, परंतु जो हमें कॉन्फिडेंस है अभी और जो हमने लेसन्स लिए हैं चंद्रयान 2 से, उससे लगता है कि हम सब सही दिशा में जा रहे हैं। आखिर हमको लास्ट मिनट तक वेट करना पड़ेगा कि ये सही उतरा और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैंडर के और रोवर के, वो ठीक से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है वहाँ की केमिस्ट्री, वहाँ की मिनरोलॉजी, वहाँ का थर्मल प्रोफाइलिंग और वहाँ की साइंस एक्टिविटी वगैरह पता करना। तो ये सबसे बड़ी खोज चंद्रयान 1 ने की थी कि दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे पानी है, और हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सारे विश्व का ध्यान अब दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर है, क्योंकि पानी एक बहुत ही मिरेकुलस मॉलिक्यूल है जिससे हम पावर भी जनरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन से हम ह्यूमन सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। जी, हमारे साथ डॉक्टर रवि मार्ग सहायम भी हैं। आप ग्लोबल स्पेस एम्बेसडर हैं जॉन एफ कैनेडी सेंटर नासा के। भारत का ये जो पूरा प्रयोग है, ये पूरा मून मिशन है, इस पर दुनिया की भी निगाहें लगी हुई हैं। निश्चित ही नासा के साथ भी करीबी सहयोग इसमें होगा, और जब चंद्रयान उतरेगा तो निश्चित ही नासा की लैब्स के साथ भी संपर्क में किसी तरह से रहेगा। तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है भारत की इस मुहिम को, इस मिशन को दुनिया भर में? Let me I'll speak in English. Yeah. मुझे धन्यवाद सबको, आप लोगों को, in whole of India, and but I'll speak in English. No, it's a great feeling, really. Originally from India, from Bangalore and Mumbai, it's a great feeling for me to be part of this historic event in what's happening around the globe, but also
specifically in my own mother country. The second part is this is the time when we had like 1.5 billion, 1.2 billion people listening to Indir Kumar Gujral when Kalpana Chawla broke the space ceiling. That was the first event which I participated, and this is, I think, the second most important event in the history of India and the world, basically. And I think as I was involved with building the International Space Station, and as our astronauts go around the world at Mach 25 or 28,000 kilometers per hour, they see no boundaries on Earth. There is no boundary between America and some other parts of the world, or Europe. There are no boundaries. So why should there be boundaries in our mind? And I think there's a beautiful phrase that we feel that the exploration of moon is for everybody, and all should participate here. And we are looking at this in a great partnership between India and NASA. And I think there is an instrument also on the flight now. But more importantly, I would like to emphasize that India and NASA have always been together. In 1962, Abdul Kalam came to Kennedy Space Center later on. We had many collaborations. We launched Kalpana Chawla. Then I went to see Dr. Kasturi Rangan, and then we expanded the relationship. So we are looking at this as a precursor to global cooperation in space, and I think that is very important and very critical for what we are doing in the world. And so we are very proud of what India has done, ISRO has done with the limited resources. And success through failure is a paradox of innovation, basically. And in my opinion, that we learned quite a bit on Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, and now Chandrayaan 3 will make it happen. I'm sure with all the conditions or all the preparations you have done, it will happen that we'll land on moon today. Thank you. जी, हमारे साथ डॉक्टर दया शंकर कुलश्रेष्ठ एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे पहले मैं अपने सहयोगी पल्लव बागला के पास चलूंगा। पल्लव बागला, आपका नाम लो तो डॉक्टर अपने आप आने लगता है कि डॉक्टर पल्लव बागला से बात करें। आपने लगातार सारे मिशन इतने करीबी से देखे और लगातार इसरो के अंदर जो होता है वो आपको उसकी जानकारी रहती है। इस मिशन को हम अगर बात करें इसरो के हिसाब से, उसके अंदर जितने वैज्ञानिक, तकनीशियन, इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है उनके लिए, पूरे देश के लिए एक तो मोराल बूस्ट करने वाली बात है ही, इसरो के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं भंडारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भारत का रुख जो है वो चांद की तरफ कराया। जब कोई भी चांद की बात नहीं करता था तब भंडारी साहब चांद की तरफ देखते थे, और भंडारी साहब मेरे हिसाब से पहले सज्जन थे भारत के जिन्होंने अपने हाथ से चांद के पत्थरों के संग खेला है। हम और आप जैसे गिट्टी खेलते हैं, वैसे इन्होंने चांद के पत्थरों के संग उसकी केमिस्ट्री करी है और खेल किया है। तो उनके संग यहाँ बैठना मेरे लिए तो बहुत ही एक अहम और खुशी की बात है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, पिछली बार जब चंद्रयान 2 हो रहा था तो आप इसरो के अंदर बैठे हुए थे, आपसे संपर्क नहीं हो रहा था। तो 4 घंटे मैंने प्रोफेसर भंडारी के साथ ही रात 3 बजे तक लगातार लाइव किया था, और उस समय इतना जबरदस्त उसको ट्रैक्शन मिला था। प्रोफेसर भंडारी ने इतनी जानकारियां यही तो खूबी है भंडारी साहब की। आपको ट्रैक्शन क्या मिला, उन्होंने तो भारत को भी ट्रैक्शन दे दिया। फिर चांद पे जब पानी की खोज हुई तो अब रवि बैठे हुए हैं, उन्होंने तो ट्रैक्शन अमेरिका का भी चांद की तरफ वापस कर दिया। अमेरिका तो चांद को भूल गया था जी। भंडारी साहब के चंद्रयान 1 ने अगर रुख नहीं किया होता, पानी नहीं मिलता, तो ये आर्टेमिस मिशन नहीं हो रहे होते। तो भंडारी साहब को तो भाई एक फर्स्ट क्लास सलाम देने की जरूरत है, उन्होंने कमाल किया। बाकी आपने पूछा चंद्रयान 3 में क्या चल रहा है। इस वक्त कंट्रोल सेंटर में सारे वैज्ञानिक जो हैं अपना काम तत्परता से कर रहे हैं। विक्रम लैंडर पे जो कमांड देने गए थे वो लोड कर दिए गए हैं। अब एकदम एग्जैक्ट टाइम जो है 5:44 पे वो अपना काम शुरू करेगा। जैसे ही एक निर्धारित जगह पे पहुंचेगा, उसके बाद
शुरू होगा और 5:44 से लगा लो आप 16 मिनट और 4 मिनट 20 मिनट हुए। तो वो 20 मिनट जो हैं वो हमारे और आपके लिए दहशत के 20 मिनट हैं। इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ ने मेरे को क्लियरली बताया कि पल्लव, वो मेरे लिए कोई दहशत के 20 मिनट नहीं हैं। हमने बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत की है और कोई शंका नहीं है। उन्होंने जैसे मेरे को समझाया कि ऑल दी नोन अननोन्स वी हैव टेकन केयर ऑफ। अब उसके आगे तो रॉकेट साइंस है। भंडारी साहब ने बताया वहां पे कितना फर्क है, ग्रेविटी का फर्क है, रॉकेट प्रोपल्शन का फर्क है। अगर उसमें से कोई चीज हो जाए तो उसको वो अननोन बोला जाता है जी। और वो सब काम फिर पड़ेगा भंडारी साहब के ऊपर। अगर आज मिशन नहीं कामयाब होता है तो मतलब हमने चांद की विज्ञान नहीं समझी। तो उसके लिए भंडारी साहब को वापस टेबल पे बैठाया जाएगा कि जिससे ढूंढा जाए और समझा जाए। लेकिन हाँ, भंडारी साहब ने जो करके दिखाया उसके लिए भारत उनका बहुत शुक्रगुजार है, खासकर मैं। और हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ भी हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। कुलश्रेष्ठ साहब, ये जो आज का मौका है इसको आप किस तरह देखते हैं भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में, और यहां से आगे आपको क्या रास्ता नजर आता है? ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है और इसका कनेक्शन जैसे अभी अभी हमारे कॉलीग्स ने बताया है, इट गोज बैक टू चंद्रयान-1। जब चंद्रयान-1 से हमने मून इम्पैक्ट प्रोब को 100 किलोमीटर की दूरी से ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर छोड़ा था और उससे भारत एक पहला देश बना जिसने पानी की खोज चंद्रमा पर की, क्योंकि उसमें से जो डस्ट के साथ जो भी वेपर्स उठे उनको हमने कलेक्ट करके उनसे डिटेक्ट करके हमने ये तय किया कि चंद्रमा की सरफेस पर पानी है। अब चंद्रयान-3 का इसी चंद्रयान-1 की कड़ी से आगे जुड़ा हुआ है कि जब हमारा ये लैंडर लैंड करेगा, विक्रम लैंडर, रोवर जब बाहर निकलेगा, प्रज्ञान बाहर निकलेगा, तो वो उसके ऊपर थोड़ी देर रोविंग करेगा। ये हमारा एम है कि सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो और हम उसके ऊपर रोविंग कर पाए। वहां पर देखिए जो उसके साथ फिर यही जो बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड, बिल्कुल जो उसके आसपास की विसिनिटी का जो सतह है, वहां से क्या डस्ट उड़ेगी, क्या वो होगा, और साउथ पोल के नजदीक हम क्यों जा रहे हैं। तो वाटर वेपर्स का एक तो सबसे बड़ी चीज ये हमें उम्मीद है कि शायद यहां पर अब इसकी और अच्छी से कंफर्म हो जाएगी। जैसे कि हमारे धरती के साउथ पोल पर एंटार्क्टिका की सैकड़ों मीटर ऊंची मोटी बर्फ की पट्टियां, सिल्लियां, बर्फ तैर रही है एंटार्क्टिका के ऊपर। तो वो एंटार्क्टिका का इक्विवेलेंट है साउथ पोल, जहां पर हम उतर रहे हैं साउथ पोल के आसपास। वहां उम्मीद है कि शायद पानी के कुछ न कुछ वाटर आइस की फॉर्म हमें शायद मिलेगी। ये हमारी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक आइडिया है। ऑफ कोर्स हम उनकी एलिमेंटल केमिकल एनालिसिस वगैरह वहां की आसपास के एरिया में से करेंगे। हमारे रोवर के अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा हुआ है, एक स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगा हुआ है। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेगा, स्पेक्ट्रोग्राफ उसके फोटो भी ले सकता है। और ये हम अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में बच्चों को दोनों एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड स्पेक्ट्रोग्राफ, वो हम वहां पर दे रहे हैं। और भारत की इसमें बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। हमने अर्थ के ऊपर इस सबको यूज किया हुआ है, पूरी अर्थ की मैपिंग की हुई है, पूरी अर्थ के ऊपर ये सब हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है। तो हम उनको एक तरह से रिपीट करने जा रहे हैं इन ए कंट्रोल्ड मैनर, इन ए सोफिस्टिकेटेड मैनर चंद्रमा के ऊपर। हो सकता है कि आगे चल के इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए भी हमारे काम आ जाए। तो इस प्रकार की कई उम्मीदों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े मशहूर नाम मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे साथ में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी से उसका नाम प्रज्ञान रखा है। जो बुद्धि का स्वयं ज्ञाता है वो खुद अपनी बुद्धि को यूज करेगा। देखिए, हम पहले 10, 11, 25 किलोमीटर से जब हम वर्टिकल डिस्टेंस 25 किलोमीटर से जब हम उतर के 7.5 किलोमीटर तक आ जाएंगे करीब करीब 10-11 मिनट में, उसके बाद हमारा जो एल्टीट्यूड होल्ड फेज जो होगा उसके अंदर एक तो हम उसका एंगल 59 डिग्री से रोटेट करेंगे। जो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में था, मान लीजिए इलिप्स के टेंजेंशियल लाइन,
को हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, तो वहां से 59 डिग्री का रोटेशन भी यहां देंगे। और यहीं पर ये जो हमारा लैंडर का, चंद्रयान का जो थिंकिंग प्रोसेस अब चालू हो जाएगा, वो ये तय करेगा कि हम जहां नीचे कहां उतरने वाले हैं, उस लैंड के साथ भी वो सोचेगा। वो फेज बहुत छोटा है, 10-11 सेकंड का ही है, पर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो उसमें तय करेगा कि हमको कहां उतरना चाहिए। उसके अगली थर्ड स्टेज में हम उसकी टांगों को सीधा कर देंगे और उसके एंगल को 59 से थोड़ा और घुमा के 90 तक कर देंगे, तो वो लंबवत हो जाएगा। उसके जो एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसके वर्टिकल हो जाएगा। जैसे छत से हमने कोई डोरी नीचे सीधी लटका दी है, इस प्रकार से हो जाएगा और टांगे सीधी हो जाएंगी। अब उसको सिर्फ ये करना है। ये सब सारी कमांड अभी अभी पल्लव जी बता रहे थे कि इसरो से हमारा जो टेलीमेट्री सेंटर है इसरो का बेंगलुरु में, सारी कमांड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहां पर, और उस वक्त वो उसको भी ये कमांड्स बिल्कुल प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा। और अब वो वहां से ये तीसरी स्टेज के बाद तय करेगा, जबकि मेरे ख्याल से हम 800 मीटर्स की करीब ऊंचाई पर होंगे। अब वो ये तय करेगा कि मैं अपना डायरेक्टली वर्टिकली डिसेंट करूं मून के ऊपर, या थोड़ा बहुत इधर उधर 4-6-10 मीटर डेविएट करके कहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, वो वहां का तय करेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, और हमारे वैज्ञानिकों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये हम लोग कर रहे हैं तो ट्रिवियल लगता है, नहीं तो बहुत हाईली नॉन ट्रिवियल चीजें हैं जो कि की जा रही हैं, और हाईली नॉन ट्रिवियल कॉन्फिडेंस के साथ की जा रही हैं। मैं समझता हूं कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैन वॉक्स ऑन द कॉन्फिडेंस नॉट ऑन द लेग्स, ये हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को बताते ही रहते हैं, और यही चीज हमारी सिद्ध होने जा रही है हमारे चंद्रयान 3 के साथ, हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ यही है। ऑर्डिनरी सैटेलाइट की तरह, लेकिन रोवर कम्युनिकेट करेगा लैंडर को उतरने के बाद, लैंडर कम्युनिकेट करेगा हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल को, ये हमको वापस हमारे इसरो सेंटर से कनेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा नॉन ट्रिवियल चीजें हैं, असाधारण साइंस का क्रम है और सक्सेस है। इसके लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरे देश के वैज्ञानिकों को मैं जो उत्साह है, आम साधारण बच्चों में बहुत उत्साह है। क्लासरूम्स में बच्चे नाच रहे हैं, चारों तरफ स्टूडेंट्स, सब, हर जनता एक्साइटेड है, हर एक कोई एक्साइटेड है। तो चंद्रयान 3 के आज चांद की सतह को छूने का सबको इंतजार है। चांद को चूमने का जो मौका है उसका सब गवाह बनना चाहते हैं। आज शाम 5 बजे से लेकर लगभग 6:15 बजे के बीच बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से उत्साह है इसको देखने का, और लगभग सभी लोग ये मानकर चलिए कि इतना उत्साह कभी देखा नहीं गया होगा किसी और इवेंट में जितना आज देखा जा रहा है, और सभी स्क्रीन से चिपके होंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी हैं, जिन्होंने मून मिशन को ओरिजिनली उसका विचार जो है उसको आगे बढ़ाया। हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और डॉक्टर रवि मार्ग सायम हैं, आप भी अंतरिक्ष के जानकार हैं। सबसे पहले पल्लव आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी पिछले ब्रेक से पहले। जी देखिए, बड़ा अहम मिशन है और इसकी इसरो ने बहुत तरीके से तैयारी की है, जिसमें कि रिडंडेंसीज हैं। जो विक्रम लैंडर है वो सीधा मिशन कंट्रोल से बेंगलोर में भी बात कर सकता है, और विक्रम लैंडर जो है वो डायरेक्टली चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से बात करेगा। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इस बारी, उसमें ज्यादातर ईंधन भरा था, उसका काम कम्युनिकेशन में नहीं रहा। अब वो अपने अलग चक्कर पे है, वो अपनी एक अलग चांद में अपनी आवारागर्दी करेगा। उसको अब बातचीत विक्रम से नहीं करने की जरूरत है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो कि चल रहा है कामयाबी से, उससे बातचीत होगी, और डायरेक्टली विक्रम लैंडर जो है वो बातचीत कर सकता है बेंगलुरु से भी। और प्रज्ञान रोवर जो है वो केवल विक्रम लैंडर से बातचीत करेगा। तो तैयारी बहुत करी है इसरो ने, रिडंडेंसीज बनाई हैं, तो उम्मीद है कि आज सक्सेस हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रोटोकॉल सेट है कि किस तरह से हम तक जो प्रज्ञान रोवर है और जो लैंडर है वो संपर्क करेंगे। प्रोफेसर भंडारी, ये जो मौका है, ये मौका विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सबसे खास मौका होता है। भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेसिक साइंसेस की तरफ लोगों को मोड़ने की, फंडामेंटल साइंस की तरफ लोगों को मोड़ने की। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो इवेंट हैं और उनकी कामयाबी
वो छात्रों को विज्ञान की तरफ और दिलचस्पी से मोड़ेगी और ये एक तरह से बहुत ही बड़ा मौका होता है। आपकी बात सही है। आप इसको 20 मिनट की दहशत बता रहे हैं और मैं उसके आगे 14 दिनों की एक्साइटिंग साइंस देख रहा हूं। जी। तो ये तो 20 मिनट पूरे हो जाएंगे और हमें उम्मीद है सफलतापूर्वक, पर जो आगे विज्ञान आएगा वो उसका बेस बनाएगा कि हम आगे क्या करें। वहां पर एक बेस एस्टेब्लिश करें, वहां से पानी से कैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर है। और ये मैंने पहले भी कहा था जब चंद्रयान 1 गया था कि अगर पानी है और ये कॉमेट द्वारा लाया गया है, धूमकेतु द्वारा लाया गया है, तो वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलना चाहिए, क्योंकि कॉमेट में इथेन, मीथेन और अल्कोहल और ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मुझे आशा है कि अगले मिशनों में हम इस पे ऐसे डिटेक्टर लगाएंगे और वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी अगर मून के साउथ पोल में बर्फ के साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग साइंस हमारे आगे है और हमारा ध्यान सब उसी तरफ है। ये जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है ये तो अभी तक तो बहुत परफेक्ट चल रहा है, इसमें मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड। और हमें उम्मीद है कि ये जो 8-10 जो स्टेजेस अभी बाकी हैं ये भी सफलतापूर्वक तैयार होगी। जैसे पल्लव बागला ने कहा कि रिडंडेंसी बहुत है, वेरिएशन को सब ध्यान में रखा गया है कि क्या चीजें बदल सकती है, कंडीशंस और टेम्परेचर और वेरियस जो पैरामीटर्स हैं उनके वेरिएशन को भी ध्यान में रखा गया है। पर जो आगे जो समय है 14 दिन का, वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बेस तैयार करेगा। और जो आगे के जो मिशंस हैं मून के लिए, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। तो आपको जो शायद पता होगा कि अभी आजकल बात चल रही है कि मून को प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का गेटवे माना जाए, कि हमको कुछ बड़ा यंत्र भेजना हो मंगल पे, शुक्र पे या कहीं, तो पहले हम चंद्रमा पे भेजें, वहां असेंबल करके, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है, हम बड़े बड़े यंत्र या जैसे हाउसिंग या कोई भी रॉकेट ट्रांसफर करने हैं, तो मून को एक गेटवे टू प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन माना जाता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 15-20 वर्षों में मून का हम पूरा उपयोग कर सकेंगे, चंद्रमा का, और इट विल सर्व एज ए गेटवे टू फर्दर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो 20 मिनट दहशत के जो है वो उस दौरान इंजीनियरिंग का कमाल दिखेगा और उसके बाद फिर वैज्ञानिकों का कमाल अगले 14 दिन तक दिखने वाला है।